मध्य प्रदेश में नई सरकार के लिए घमासान मचा है। प्रदेश की दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस सत्ता के सिंहासन में कब्जा जमाने की पूरी कोशिश कर रही है, तो कई छोटे दल भी मध्य प्रदेश की सियासत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में लगे हैं। वादों और दावों की होड़ मची है, लेकिन मतदाता मौन है। न सत्ता पक्ष की लहर चल रही, न ही विपक्ष के पक्ष में हवा नजर आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर 2023 का चुनाव किन मसलों पर होगा। बरकरार रहेगी शिवराज की सत्ता या सत्ता में वापसी करेंगे कमलनाथ। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अब तक हुए सभी चुनावों में कोई न कोई बड़ा मुद्दा चुनाव में साफ तौर पर दिखाई देता था। अब तक के चुनावी मुद्दे 2003 के चुनाव में सड़क, पानी, बिजली और दलित एजेंडा कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष का हथियार बना। 2008 के चुनाव में कांग्रेस गुटबाजी के चलते हारी। 2013 में केंद्र के यूपीए सरकार के सत्ता विरोधी रुझान और मोदी लहर से बीजेपी को फायदा हुआ। 2018 में भाजपा को सत्ता विरोधी रुझान और कांग्रेस के किसान कर्ज माफी के नारे ने चुनाव हरा दिया। 2023 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर पिछले 4 चुनावों से अलग दिख रही है। इस बार बीजेपी के पक्ष में न कोई लहर है, न विपक्ष के पास बिजली, सड़क, पानी जैसे जनता से सीधे जुड़े मुद्दे। 2023 की चुनावी लड़ाई कमलनाथ के 15 महीने बनाम शिवराज के 18 साल पर फोकस हो रही है। जनता को लुभाने के लिए दोनों पार्टियों के नारे भी एक जैसे ही हैं। बीजेपी के अस्त्र। बीजेपी अपनी सरकार के 18 साल के काम गिनाकर वोट मांग रही है। मोदी सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं भी बीजेपी के लिए वोट मांगने का जरिया है। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, संबल जैसी सामाजिक परिवर्तन की योजनाएं भी बीजेपी का चुनावी हथियार है। युवा मतदाताओं को साधने बीजेपी ने सीखो और कमाओ योजना हाल ही में लॉन्च की है। कुल वोटों में 20% आबादी वाले आदिवासियों को अपने पक्ष में करने बीजेपी ने पैसा का पासा चल दिया है। हिंदुत्व हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी बीजेपी का प्रमुख अस्त्रों में एक है। कांग्रेस के ब्रह्मास्त्र। 2018 की तरह कर्ज माफी कांग्रेस का सबसे बड़ा चुनावी अस्त्र है। ओल्ड पेंशन स्कीम के जरिए कांग्रेस कर्मचारी वोटों को साधने की कोशिश में है। 1500 रुपए महीने और 500 रुपए में गैस सिलेंडर से कांग्रेस महिला मतदाताओं पर पैठ बनाने जा रही है। 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट बिल हाफ का वादा कर कांग्रेस गरीब और मध्यम वर्गीय वोटों पर पैठ बना रही है। 50% की आबादी वाले ओबीसी वोटर्स को साधने कांग्रेस ने जातीय जनगणना और आरक्षण बढ़ाने का दाव भी चल दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने इन्हीं चुनावी अस्त्रों के जरिए चुनावी फतह का दावा कर रही है। 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश में कई मायनों में अलग है। बीजेपी सत्ता में लौटी तो सबसे अधिक समय तक सरकार में बने रहने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। हारी तो उसकी अंदरूनी राजनीति में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा जैसा है, क्योंकि 2020 में सत्ता खोने के बाद से ही वो दावा करती आई है कि जनमत अभी भी उसके साथ है। बीजेपी ने तो सत्ता खरीदी है। देखना ये है कि जनता किसे सिंहासन पर बैठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एनालिसिस, ना हवा ना लहर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। बमुश्किल 4 से 5 महीने अब विधानसभा चुनाव को लेकर बचे हैं। ऐसे में दोनों ही दल, खासतौर पर सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस अपनी रणनीति पर तेजी के साथ काम कर रही है। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि ठीक है, जो राजनीतिक दल हैं वो तो अपनी तैयारी करेंगे ही, लेकिन आखिर जनता में इसको लेकर किस तरह का रिएक्शन है, जनता किस तरह से इस चुनाव को लेकर सोचती है, या फिर जिस तरह से व्यक्तिगत तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आपस में ही उलझे पड़े हैं। ऐसे में आखिर जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, क्या फिलहाल गौड़ होते नजर आ रहे हैं, या फिर जो चीजें चल रही है उनका रिएक्शन जो है जनता के बीच में कितना हो रहा है। आज इसी से जुड़े मसले पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले
अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में है बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी साहब। शंकर लाल तिवारी साहब, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में है कांग्रेस के युवा नेता, प्रवक्ता अमित तांबरे साहब। अमित जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी साहब हमारे साथ में। गौरव जी, आपका भी स्वागत करता हूं। शंकर लाल तिवारी साहब, मैं आपके पास ही आता हूं। एक लंबा आपका राजनीतिक करियर रहा है, बहुत नजदीक से आपने राजनीति को देखा है। इस बार का जो चुनाव है कुछ अलग तरह का लग रहा है शंकर लाल तिवारी साहब, क्योंकि ठीक है, बीजेपी कांग्रेस जो के बीच में जो द्वंद्व है वो लगातार जारी है, आरोप प्रत्यारोप भी हैं। आखिर जनता कहां नजर आ रही है? क्या जनता के मुद्दे जिस तरह से अभी आना चाहिए, क्योंकि वक्त कम बचा है, वो नजर नहीं आ रहे हैं? मेरा निवेदन है कि आज तो चुनाव में बड़ा बदलाव आ गया है। पहले 1-2 जीप में चुनाव होता था, हम लोग छोटे थे, यंग लड़के थे जी। 1-2 जीप कैंडिडेट के पास रहती थी, उससे चुनाव हो जाता था, लोग जीत जाते जी। आज तो डिजिटल युग है। आज प्रचार के पहले हमारे सतना में इलाहाबाद से अखबार आता था, नागपुर से आता था। अब सतना में हमारे यहाँ कई बड़े अखबार निकल रहे हैं, और इस नाते आज तो बहुत तेजी से आम मतदाता के पास सारी बात छन छन करके पहुंचे। अब रह जाती है बात कि विषय शायद यहाँ से शुरू हुआ आज का अपना, कि न कोई लहर है न कोई हवा जी। ये बहुत चुनाव के, मैं सोच रहा हूँ, नजदीक तो है, पर इतना नजदीक अभी नहीं है कि लहर और हवा की बात छेड़ी जाए। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कांग्रेस के मित्र भी जो जिस स्थिति में है, वो भी अपनी रणनीति बना रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी आप देख रहे हैं कि निरंतर उनकी बैठकें हर स्तर की, वो मतदान केंद्र हो, चाहे शक्ति केंद्र हो, और चाहे मंडल हो, चाहे जिला हो, सब स्तर की बैठक राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के साथ भी, और रणनीति बना करके, और वो भी जगह जगह जाकर के काम। अब परिस्थिति ये पैदा होती है कि हवा और आंधी नहीं, हम काम के आधार पर वोट मांगने जा रहे हैं। अभी कांग्रेस के मित्र एक तकिया कलाम हो गया है कि शिवराज सिंह जी घोषणावीर है। ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ पुल पुलियों की घोषणा करी होगी, कुछ छोटी मोटी सड़कों की घोषणा करी होगी, वो थोड़ी देरी से बनी होंगी, कुछ बजट में आई होंगी, कुछ आने के प्रस्ताव रखे होंगे, पर सरकार काम करने वाली सरकार रही है, और वो काम करने वाले मुख्यमंत्री रहे। देखिए शंकर लाल तिवारी साहब, इसलिए ये आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं, जिस तरह से आपस में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उससे मुझे लगता नहीं है कि जनता को कोई उससे लेना देना है, क्योंकि जिस तरह से व्यक्तिगत हमले हैं, निजी हमले हैं, एक अलग ट्रैक दिख रहा है। जबकि होता यही है कि जब चुनाव आते हैं तो दोनों ही दल या फिर जितने भी दल मैदान में हों, वो बताते हैं कि आखिर क्या उनकी सोच जनता के प्रति है। ये बहुत ठीक बात कही आपने। ये बिंदु सच में एक बहुत बड़ा विषय भी बन सकता है, अगर विचार करें तो। विपक्ष को जो भूमिका निभानी चाहिए थी, ये तमाशा तो यहाँ कमलनाथ जी के सरकार जाने के बाद से हो रहा, और पिछले 15 साल भी कांग्रेस ने यही किया। क्षमा करें कांग्रेस को, मैं ये तमाशा, विपक्ष की भूमिका कभी नजर नहीं आई। इस बार राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि इनकी संख्या अच्छी है तो ये कुछ करेंगे, पर विधानसभा में भी इनकी भूमिका ये रही कि गोविंद सिंह जी अविश्वास प्रस्ताव रखते हैं, और आदरणीय कमलनाथ जी किसी जगह दूसरे कार्यक्रम में चले जाते हैं। पीसीसी की बैठक होती है, दिग्विजय सिंह जी कहीं दूसरी जगह किसी जन्म दिवस में चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ के असंतोष की बात भी अगर आप करना चाहते हैं, हमारे यहाँ विचार विनिमय होता है, हमारे यहाँ चिंतन होता है। कई बार अगर किसी कार्यकर्ता के मन में कोई व्यतिक्रम आता है तो उसे हमारे अधिकारी शांत करते हैं। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस के लोग नहीं करते, कांग्रेस के लोग भी करते, पर कांग्रेस की तो ताकत रही है। आप चलिए मैं आता हूँ। अमित तांबरे जी हमारे साथ में हैं। अमित जी, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। आखिरी शब्द जी सर, बोल लीजिए। हमें हमेशा आखिरी शब्द सक्सेना जी कांग्रेस का, और हमेशा बुद्धिमानों का कहना था कि कांग्रेस को
इसी तरह से अपनी ताकत बढ़ाती है गुटों के आधार पे जी। और आज वही गुट कांग्रेस को जिस तरह 3 के बाद 8 में, 8 के बाद 13 में और 13 के बाद अभी 23 में निपटाएंगे। भाजपा चलिए अमित तावरे जी हमारे साथ में हैं। अमित जी, क्या मुद्दों का जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, अकेले लाडली बहना इनकी हिचकी बन गई, लाडली बहना इनके प्राण की हिचकी बन गई। हम चलिए आता हूँ संग्राम तिवारी साहब, आता हूँ, दोबारा आऊंगा आपके साथ में पूरे समय के साथ में। अमित तावरे जी, कहीं ना कहीं मुद्दे गौण होते नजर आ रहे हैं, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का जोर है। देखिए राजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 2023 का जो चुनाव है वो एक ऐतिहासिक चुनाव है। और जैसा कि कमलनाथ जी कहते हैं कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, कितनी सीटें, क्या सारी चीजें, तो हम लोग ज्योतिष नहीं है, हम लोग भविष्यवक्ता नहीं है। लेकिन ये कहना सरासर बेईमानी होगा कि इस चुनाव में मूलभूत मुद्दे नहीं है। आप कल्पना करिए कि आज हम महंगाई की बात करें तो महंगाई का स्तर कहां जा रहा है। आज हम बात करें युवाओं की बेरोजगारी की, तो मध्य प्रदेश में आप देखिए कि किस तरीके से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हम बात करें भ्रष्टाचार की, तो आप देखिए कि आए दिन बाबुओं के यहाँ, अधिकारियों के यहाँ रुपए किस तरीके से निकल रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा यदि कहीं मुद्दे हैं तो वो इस 2023 में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि 2018 में जो सौदेबाजी करके जो सरकार बनाई थी, जिस तरीके से कर्नाटक में हमने रिजल्ट को देखा है, और जो लोग ये कहते हैं कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कोई समानता नहीं है, मुझे लगता है बहुत समानता है। वहां पे भी सरकार गिराई थी, यहाँ पर भी सरकार गिराई। आप देखिए विधानसभा की सीटें जो हैं वो भी आसपास हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो लोग ये कहते हैं 2003, 2008, 2013, 18, 23, तो फिर 1947 से लेके 50-60 साल जो देश की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, उसका भी ध्यान हमको रखना पड़ेगा। बशर्ते, फिर अपने मूल मुद्दे पर आऊंगा मैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवराज जी के ऊपर जनता ने 4 बार भरोसा किया, उनको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जो डिलीवर्ड उनको करना था वो नहीं कर पाए। अभी इनकी एक मीटिंग हुई थी, तो मैं समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा था कि इन्होंने ये रणनीति बनाई है कि 2003 का जो दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल है उसकी बात करेंगे पब्लिक के बीच। निश्चित तौर पर आप बात करिए, लेकिन जनता ये भी जानना चाहेगी कि भाई 2003 के बाद से आपकी सरकार लगभग 18 साल रही है, उस 18 साल के इस लंबे कार्यकाल में आपने क्या किया है वो बताइए। मामा, मैं अब 18 साल का हो गया हूं, 2003 के पहले का तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है शिवराज जी, ये बताइए। ये सवाल हमारा युवा करेगा। और निश्चित तौर पर जो हमारा 15 महीने का ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, हमें पूरा भरोसा है। क्योंकि आप देखिए कि नगर निगमों में भी हमको रीवा में विजय प्राप्त हुई, हमको ग्वालियर में विजय प्राप्त हुई, हमको जबलपुर में विजय प्राप्त हुई, हमको छिंदवाड़ा में विजय प्राप्त हुई। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज को दर्शाता है कि जनता जो है वो कमलनाथ जी के ऊपर भरोसा करती है। एक तरफ ऐसा चेहरा है कि जो 40-45 साल से इस देश की राजनीति पे है और लोगों को कोई शक नहीं है उनके ऊपर, दूसरी तरफ वो चेहरा है जो लगातार इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और सिर्फ घोषणाओं के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ये जनता जनार्दन देख रही है, इसलिए मैं एक बार फिर कहूंगा। चलिए मैं आता हूं अमित जी, दोबारा आपके पास में आऊंगा। गौरव चतुर्वेदी साहब हमारे साथ में है। गौरव जी, जिसका जिक्र, जिसकी चर्चा या जिसका एनालिसिस या विश्लेषण आज हम कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो चुनाव का समय है वो नजदीक आता जा रहा है, लेकिन ठीक है, घमासान साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन जनता कहां है अभी? क्या जनता रिएक्ट कर रही है चुनाव को लेकर? देखिए, शंकरलाल तिवारी जी ने सही कहा कि अभी कोई चुनावी लहर की बात करना बेकार होगा, बेमानी होगा, क्योंकि अभी कोई लहर नहीं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तब लहर पक्ष और विपक्ष में बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन हम अगर वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो वर्तमान परिस्थिति में एक लहर है जो भाजपा सरकार
के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ एक नाराजगी आम कार्यकर्ता में भरी हुई है, भाजपा के आम मतदाता में भरी हुई है। और अगर हम 2003 के पहले का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें रिजल्ट चुनाव परिणामों का, तो 1 से 1.5-2% के मार्जिन पर सरकारें बिगड़ती रही है। और ये ट्रेंड 2018 में आकर वापस भाजपा को नुकसान कर गया। जहां भाजपा को फायदा पहुंचाता आ रहा था, उसमें एक तीसरे दल की भूमिका भी रहती थी, जो 4 से लेके 7% वोट लेकर के सरकार बनाने बिगाड़ने में एक मदद करती थी। लेकिन 2018 की जब हम बात करते हैं तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी 0.05% वोट ज्यादा लेकर मात्र 40,000 वोट ज्यादा आए थे, लेकिन उसके बाद भी वो सरकार बनाने से चूक गई। तो जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में सरकारी जनप्रतिनिधियों के, विधायकों के खिलाफ जो एक वातावरण बना हुआ है, वो वातावरण अगर सरकार के ऊपर आ गया तो सरकार को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात से इनकार नहीं करता हूं। लेकिन दूसरी चीज एक और है कि जो सरकारें रही हैं, उन्होंने प्रत्याशी बदलकर वापस सरकार में आने की कोशिश की। वर्तमान परिस्थिति में ना कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, ना भाजपा के पक्ष में माहौल है, लेकिन आम जनता की जो नाराजगी है वो एक खासा असर डाल सकती है। और ऐसे में आने वाले समय में, चुनाव के समय जो मुद्दा प्रमुख रहेगा, वो मुद्दा सरकार बनाने का काम करेगा। वो फिर चाहे उस मुद्दे से कांग्रेस का मुद्दा हो, जनता प्रभावित हो जाए, वो चाहे भाजपा का मुद्दा हो, जनता प्रभावित हो जाए, सरकार तभी बनने की स्थिति में आएगी। देखिए, शंकरलाल तिवारी साहब ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि पहले जिस तरह से जो चुनाव होता था उसमें चीजें सरे राह दिखती थी, लेकिन अब जिस तरह से डिजिटलाइजेशन का युग है, तो जो चीजें हैं, वो जो मतदाता है, जो जनता है, वो उसी के अनुसार सोशल मीडिया के जरिए, तमाम जो और प्लेटफॉर्म है के जरिए, उसके अनुसार वो अपना मन मंतव्य सेट करती है। राजेश जी, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं शंकरलाल तिवारी जी। पहले मतदाताओं के मन की थाह लेना बहुत दुष्कर होता था, बहुत आसानी से नहीं देता था। आज भी बहुत आसानी से मतदाता अपने मन की थाह नहीं दे रहा, लेकिन वो सारी परिस्थितियों को देख रहा है। जैसे जैसे मतदाता शिक्षित होता गया, जागरूक होता गया, वैसे वैसे अब उसके सामने बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। उन प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक दल किस तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। लेकिन मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूँ कि जो वर्तमान परिस्थिति में, जैसे हम बात करें, केंद्र सरकार की योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आम जनता महंगाई से परेशान है, आम जनता बेरोजगारी से परेशान है, आम जनता भ्रष्टाचार से परेशान है। तो इन मुद्दों का क्या असर होगा, कितना असर होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इसी के साथ साथ जब चुनाव नजदीक आता है तो जो राजनीतिक दल जिस तरीके के मुद्दे फ्लोट करते हैं, जैसा आपने अपने शुरुआत में जिक्र किया कि एक हिंदुत्व का मुद्दा भी प्रमुख होता है जो भाजपा को फायदा पहुंचाता है, लेकिन क्या इस बार के चुनाव में वो मतदाता उस हिंदुत्व के मुद्दे को कौन से ऐसे मुद्दे होंगे? मैं शंकरलाल तिवारी साहब के पास में आता हूँ। शंकरलाल तिवारी साहब, 2003 का बहुत जिक्र होता है कि 2003 में जिस तरह की जो चीजें थी वो स्पष्ट रूप से दिख रही थी, क्योंकि जनता उसी के अनुसार अपना मन सेट किया था। खासतौर पर सड़क बिजली का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। लेकिन जिस तरह से अमित तांवरे जी कह रहे हैं कि 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, और लेकिन जो चीज़ें डिलीवर होना चाहिए वो नहीं हुई। क्या इन 18 सालों में जो कुछ हुआ या जो चीज़ें हैं वो बताने के लिए पर्याप्त नहीं था? इसके चलते हुए तमाम सारी चीज़ें तैर रही हैं। मैं फिर उसी पर आऊँगा कि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं, ये आखिर क्यों ऐसी चीज़ें हैं कि 18 साल में हमने क्या डिलीवर किया, क्या कुछ जनता को दिया? अमित कह रहे हैं कि वो डिलीवर करने के लिए चीज़ ही नहीं है बीजेपी के पास में। इसके कई उत्तर हो सकते हैं जी, पर एक उत्तर इसी में छुपा हुआ है कि 2003 में मैं भी मानता था, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं भी मानता था कि वो दिग्विजय सिंह की सरकार में जो कमियां थी, है पुरानी बात है इसलिए बहुत कहने से फायदा नहीं, वो रोष जो था उस सरकार के विरुद्ध, और उस रोष के कारण हमारी सरकार इतनी मजबूती के साथ बीजेपी की बनी। पर कृपा करके अपन ये भी विचार करें कि 2008 में कैसे बनी। हमने कुछ किया किसी क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में,
आप याद करिए, पहली सरकार 2000 में बनी तो हमने स्वास्थ्य के लिए दीनदयाल उपचार योजना चलाई थी। बजट की स्थिति ठीक नहीं थी फिर भी, और इस तरीके से फिर 13 में हम कैसे जीते? तो जनता क्या प्रदेश की बिल्कुल नासमझ थी? हम 3 में तो रोष में जीते, पर मेरी विनती है कि हम अगर सच बोलना चाहते हैं तो सुना जाए कि 8 में हम कुछ काम कर रहे हैं, हमने अपनी विश्वसनीयता पाई तो हम जीते। फिर 13 में हम जीते, 18 में एक ब्लफ गेम हुआ और वो हुआ 2 लाख का कर्जा माफ, बेरोजगारों को भत्ता, न 1 रुपया भत्ता मिला, संबल योजना अलग से ठप हो गई। और इसलिए कृपा करके मैं कह रहा हूं कि 18 में एंटी इनकम्बेंसी भी जो थी, तो जब अपन 2003 की तुलना कर रहे हैं, उस समय के मतदाता ने जो रिजल्ट दिया था उसकी भी तुलना करनी पड़ेगी। हम 2/3 बहुमत से जीते थे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था, और सारे छल वाले नारे 10 दिन में माफ नहीं मुख्यमंत्री साहब, इन सारे छल भरे नारों के बावजूद भी, और हम 5 सीटों से कम रह गए थे मालिक। उसके 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हुए। अभी आपने बताया मेरे विद्वान आदरणीय चतुर्वेदी जी ने कि 40,000 वोट ज्यादा मिले, पर लोकसभा के चुनाव जब हुए तो मैं पूछ रहा हूं कहां गए थे भैया, कहां गए थे? एक नकुल नाथ जीते, वो भी 1.5 लाख से जीतने वाली सीट 25,000 से। मैं आदरणीय चतुर्वेदी जी का सम्मान करता, उन्होंने हमें जो कहा है हम उसको सुझाव के रूप में मानते। आप भी जो कहते हैं एज ए एंकर, चलिए शंकरलाल तिवारी साहब, उन्होंने कहा समान आधा से बस आखिरी, जी उन्होंने एक बात कही है कि बीजेपी में भी कहीं न कहीं मतदाता से लेकर के और कार्यकर्ता स्तर तक कुछ थोड़ी बहुत और भी समन्वय और बात को समझाने का काम कर जी। मैं विश्वास पूर्वक कह रहा हूं, वो भी जानते हैं, आप भी बैठे हो, कि इसको हम कर लेंगे। बीजेपी का कार्यकर्ता कितना रूठ जाए। चलिए सर, वक्त की चूंकि कमी है, मैं चाहता हूं कि अमित तांबरे का भी एक छोटा सा कमेंट्स आ जाए। अमित तांबरे जी, जिस तरह से शंकरलाल तिवारी साहब कह रहे हैं, आपने कहा कि कुछ डिलीवर नहीं किया, वो कह रहे हैं कि डिलीवर किया, तभी तो 2008 का वो जिक्र कर रहे हैं, वो 13 का भी जिक्र कर रहे हैं, फिर जो तमाम सारी चीजें हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है तिवारी जी ने, और मुझे लगता है कि ये बात नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को भी समझ में आएगी, जो दिन रात जो है वो नेहरू जी को कोसते हैं, इंदिरा जी को कोसते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को कोसते हैं। हमने भी कुछ काम किया होगा, इसलिए देश की जनता ने 70 साल हमको मौका दिया। और जो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, जो ये बात कर रहे हैं कि कहाँ गए, सिर्फ नकुल नाथ आए थे, तो मैं भी बोल सकता हूँ कि भैया 60-70 साल तक तो आप थे ही नहीं। कभी आरएसएस, कभी जनता पार्टी, कभी जनसंघ आते थे, सिर्फ 2 गेट के बाहर खड़े रहते थे आप केबिन के, कि भाई कभी तो पब्लिक मौका देगी। तो ये लोकतंत्र है, इसमें ज्यादा अहंकार करना ठीक नहीं है। दूसरी बात की जो चतुर्वेदी साहब ने कही है कि पब्लिक के बीच और जो नाराजगी है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा और इसके आगे जाना चाहिए। आज की कल की खबर है, देखिए आप सागर जिले में क्या हालात है, इनके 3 कैबिनेट मंत्री हैं, तीनों के बीच झगड़ा चल रहा है। हम जबलपुर की बात करें तो अजय विश्नोई जी के क्या हालात हैं, विंध्य की बात करें तो नारायण त्रिपाठी जी के क्या हालात हैं, भोपाल में देखिए तो चलिए, तो कहीं ना कहीं जो चीजें जिसकी हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमित तांबरे जी ने उस तरह से इशारा कर दिया है कि न हवा न लहर, लेकिन जिस तरह का जो घमासान है, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर जो चीजें हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरह से बात हो रही, गौरव चतुर्वेदी जी भी इस तरह से कह रहे हैं कि चूंकि अभी वक्त है, और मुझे लगता है कि जनता का रिएक्शन भी, वो जब समय नज़दीक आ जाएगा, जनता का रिएक्शन भी सामने आएगा। लेकिन अपनी अपनी तैयारियां हैं, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। IND एनालिसिस में तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर जो चुनावी साल है, चुनाव का समय विधानसभा के लिए अब नज़दीक है, और यही कारण है कि तमाम सारी चीज़ें अब सियासत में, राजनीति में तैरती हुई नजर आ रही हैं। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।